मैंने तुम लोगों से कितनी बार कह दिया, निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से। भगवान यह दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेता। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहता था, मैं नहीं जानता था कि वह इस तरह टूटेगा। क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया? आज तुम लोगों को इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है। लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए मोहन जी अपने बच्चों से कहने लगे। बड़ी बहू सोनिया, जिसने अभी अभी छोटी बहू मीरा को सन्नाटेदार चाटा मारा था, वह ससुर जी के यह शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई और बड़ा बेटा छोटे बेटे पंकज का गिरेबान पकड़कर खड़ा था, उसने अपने पिता की क्रोध भरी आवाज सुनकर सकपकाते हुए पंकज का गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू सोनिया अभी कुछ कहने ही लगी थी कि मोहन जी किसी की भी बात सुने बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठ गए। सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने यह घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, राधा निवास। मगर आज अपने बेटे और बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वह सपना अपनी आंखों से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इस घर में मोहन जी, उनकी पत्नी राधा जी, बड़ा बेटा पुनीत, उसकी पत्नी सोनिया और उसकी बेटी और छोटा बेटा पंकज, उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा राघव रहते थे। राधा जी जब मंदिर से घर लौटकर आई तो मोहन जी ने उन्हें सारी बात बताई। राधा जी भी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई और स्तब्ध होकर एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर बाद सोनिया ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी को भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए कोई भी खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अब सोनिया को अपनी की गई गलती पर अफसोस। सोनिया अपने सास ससुर से माफी मांगने के लिए कमरे में पहुंची, मगर मोहन जी और राधा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सोनिया अपनी देवरानी मीरा के कमरे में पहुंची तो मीरा ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया था। सोनिया उदास होकर अपने कमरे में वापस आ गई। पुनीत बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने? नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने भी? मैं तो कहता हूँ हम दोनों को इस घर से अलग ही हो जाना चाहिए। वैसे भी अम्मा बाबूजी बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। सोनिया बोली, तुम ठीक कह रहे हो पुनीत, आज दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात सोनिया के भाई का फोन और वह कहता है कि माँ की तबीयत खराब है और वह तुमसे मिलना चाहती है। दूसरे दिन सोनिया के भाई को घर आया देख मोहन जी और राधा जी हैरान रह जाती हैं। सोनिया का भाई बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह सोनिया को लेने आया है। सोनिया एक खत लिखती है और मोहन जी की डायरी में वह खत रख देती है। वह जानती है कि उसके ससुर जी रोज डायरी लिखते हैं, इसलिए उसका खत शायद वह पढ़ लेंगे और यह सोचकर वह अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। सोनिया के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी छोटी बहू मीरा पर आ जाती है। अब घर का काम मीरा के मूड पर आधारित होता था। उसका मूड अच्छा होता था तो वह काम करती, वरना काम पड़ा रहता था। मगर राधा जी को घर के काम ऐसे पड़े रखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह घर के ज्यादातर काम कर। मोहन जी रात को जैसे ही डायरी खोलते हैं, उन्हें बहू सोनिया द्वारा लिखा खत मिल जाता है। खत में लिखा होता है, पापा जी, आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने मीरा को थप्पड़ क्यों मारा था और पुनीत ने उसके छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने के लिए बाबूजी यह खत लिखा है। बाबूजी, उस दिन मेरी बेटी पिंकी के हाथ से कांच का गिलास फूट गया था, जो देखकर मीरा भड़क कर बोली, अंधी देखकर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा गिलास फोड़ दिया। पीछे से पंकज भैया भी बोले, इतना महंगा गिलास फोड़ दिया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप। कहकर दोनों पिंकी को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते मोहन जी को लगा कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राधा जी खड़ी थी। कहने लगी, क्या पढ़ रहे हैं जी? मोहन जी बोले,
तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले यह खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। राधा जी बोली, जी जरा जोर से पढ़िए, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा कि दोनों भाइयों और दोनों बहुओं में हाथापाई तक बात पहुँच गई। मोहन जी अब खत को जोर जोर से पढ़ने लगे, जिसमें सोनिया ने लिखा था, अभी 3 महीने पहले ही तो पिंकी और पुनीत का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी बेटे की एक आंख खराब हो गई थी। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को अंधी होने का ताना मारा जाएगा तो क्या यह सही है पापा जी? राधा जी भी बीच में ही बोल पड़ी, आज भी वह दिन याद आता है तो रूह कांप। आप और मैं तो हिम्मत हार चुके थे, वह तो सोनिया ही थी जो ऐसे समय में भी बिना हिम्मत हारे पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी और निरंतर हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि हमारी पुत्र और हमारा बेटा पुनीत आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू मीरा को पिंकी को इतना बड़ा ताना मारने से पहले एक बार सोचना चाहिए था, और पीछे पीछे पंकज ने भी तो ऐसा बोला, यह तो हद हो गई। मोहन जी बीच में ही झल्लाते हुए बोले, मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहो? मोहन जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से उनके बड़े बेटे पुनीत की नौकरी छूट गई, क्योंकि उसे घर पर रहकर आराम करने की हिदायत दी गई थी। वह एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, जिससे घर का सारा बोझ पंकज भैया पर आ गया। बस तब से मीरा मुझे रोज ताने सुनाने लगी है। कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे न उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? यह मुझसे यह ताने रोज रोज नहीं सुने जाते बाबूजी। बाबूजी, अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को अलग रहना चाहती हूँ तो क्या यह गलत है? मैं अपने पति और बच्ची के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्ची को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत, न कि ऐसे कमजोर व्यक्तियों के उल्हानों की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से लग रहा है जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर मोहन जी निराश होकर बोले, कितने खुशी के दिन थे वह राधा, जब हमारे दोनों बेटों की शादी हुई थी। दोनों बहुएं भी तो रच बस गई थी परिवार में। जहाँ एक तरफ बड़ी बहू सोनिया घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू मीरा चंचल और मिलन। पूरे घर में उनके हंसी के ठहाकों की आवाज गूंजती। दोनों ने मिलकर यह परिवार एक सूत्र में बांधे रखा हुआ था। राधा, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से। और मैं क्यों भेदभाव करूंगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? राधा जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वह घर का बंटवारा नहीं होता, वह तो बड़े बुजुर्गों का। कहते कहते राधा जी रो पड़ी। मोहन जी राधा जी को संभालते हुए बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस समस्या का भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जानता कि छोटी बहू मीरा इतनी तेज स्वभाव की है कि वह इस तरह ताने मारती होगी। राधा जी बोली, अरे मीरा तो हमेशा अपनी माँ से फोन पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती। अपनी छोटी बहू और तो और, एक बार जब वह अपनी माँ को यहाँ की सारी बातें बता रही थी और मैं वहाँ कुछ काम से गई थी, तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में, तो उल्टा मुझ पर ही वह भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ, मैं मानती हूँ, वैसे मीरा के दिल में कोई खोट नहीं, जो भी दिल में आए बात को मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोल देती है कि सामने वाला उसे पचा ही नहीं पाता। मोहन जी उस समय को याद करते हुए बोले, मैं जब पहुंचा तो मैंने बिना कुछ जाने सोनिया और पुनीत पर सारा इल्जाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। दरवाजे पर खड़ी मीरा सास ससुर की यह सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर अपने पति से कहती है कि हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है पंकज। पंकज बोला, क्यों, क्या हो गया? इतना सब होने के बाद तो बाबूजी पक्का हमें अलग करने का निर्णय ले ही रहे होंगे ना?
मीरा बोली, वह सब तो मुझे नहीं मालूम पंकज, मगर मैं कल मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएंगे, समझे। दरअसल मीरा और पंकज अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते। पंकज 2-3 महीनों से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से मीरा अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठानी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार रख अपनी हुकूमत चलाती और सब पर दोष जमाती रहती थी। उससे घर के ज्यादा काम भी नहीं होते और वह फोन पर हमेशा अपनी माँ से अपने ससुराल की बुराई करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी थी कि वह गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादों पर पानी फिरता नजर आ रहा था और वह दूसरे दिन अपनी सास से बोली, अम्मा जी, कल मैंने आप लोगों की सारी बातें, मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। यह तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सोनिया भाभी सारे झगड़े की जड़ है, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, आप अपनी प्यारी बहू सोनिया भाभी के साथ ही रहिए। बोलकर मीरा अपने बेटे राघव को लेकर मायका की घर के कामों से भी बच जाए और सासू माँ घर के काम से तंग आकर घर का बंटवारा करते। मगर दूसरे ही दिन सोनिया अपने मायके से आ चुकी थी। राधा जी ने जब सोनिया से पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों आ गई, तब सोनिया ने बताया कि उसे पुनीत ने फ़ोन पर बताया कि मीरा अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ आप पर आ गया है और अब मेरी माँ की तबीयत भी ठीक है, वह मुझसे मिलना चाहती थी बस। राधा जी सोचने लगी कि अब तक वे जो मीरा के बारे में सोच रही थी वह सही ही। सोनिया अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। मीरा ससुराल में झगड़ा कर मायके आ गई, जहां 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू चाय में थोड़ी शक्कर कम है, जरा और डाल देना। मीरा की भाभी ज्योति गुस्से में बोली, पापा आपको तो यह रोज का काम है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज्यादा है। मैं तो आप लोगों से तंग आ गई हूँ इन रोज रोज की झंझटों से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग से। मुझसे नहीं होता सभी के लिए खातिरदारी, मुझे अलग रहना है। मीरा बोली, भाभी इतनी सी बात पर आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों। ज्योति बोली, दीदी आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर संभालिए और अपनी नसीहत को अपने पास रखिए। मीरा को अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मीरा अपनी माँ निर्मला जी से बोली, माँ भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गई और अलग से रहने की बात कर रही। मुझे भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। निर्मला जी बोली, बेटा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती हैं। अब तू अपने आप को ही देख, 3 महीने से तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर बैठ गई। अब यह भी तो देख, घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फोन पर भी समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत बताया। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी, मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम हो गई और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसे गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फर्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे। यह सब सुनकर मीरा को एकदम से एहसास हुआ कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दूसरे दिन ही मीरा अपने ससुराल पहुंच गई। जब पंकज ने मीरा को अचानक आया देख पूछा कि तुम तो वापस नहीं आने वाली, तो मीरा पंकज से बोली, पंकज कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है, जिसे कोई ना कोई उतारता जरूर है। बस कुछ यही हुआ मेरे साथ। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। कहकर मीरा ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी सभी से माफ़ी मांगी और वापस सभी प्यार से रहने लगी। एक रोज़ निर्मला जी और भाभी ज्योति का फ़ोन आने पर मीरा अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में निर्मला जी ने मीरा को बताया कि उन्होंने और ज्योति ने मिलकर उस दिन सारा, ताकि
तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। मीरा अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर कहने लगी, धन्यवाद माँ, आज आप दोनों की दी गई सीख की वजह से मेरा संयुक्त परिवार है। हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे, मगर जब वही बेटी किसी घर की बहू बन जाती तो वह अपने सास ससुर और जेठ जेठानी से अलग क्यों होना चाहती है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।